मैं एज अ इंडिविजुअल 400 लोग नहीं प्रोड्यूस कर सकता, मैक्सिमम 4 करूंगा, फिर वो 4 करेंगे, फिर वो 8 करेंगे, फिर वो 8 करेंगे, तो 400 रिसोर्स बनेगा। वो फ्रीलांसर जो चले गए फ्रीलांसिंग करने, वो कितने लोगों को एनेबल कर सकते थे हमारे लिए, वो एनेबलमेंट खत्म हो गई। क्योंकि जो अच्छे एनेबलर तो अगर मैं तो घर से बैठूंगा, $25 पे काम करूंगा, एक महीने में अगर 10 दिन का भी काम मिल जाता है, आई एम फाइन। हमें वो अपना राइट टीम लीडर नहीं मिलने बात जो महीने के अंदर जो मिलने हैं, वो कह रहे हैं मैं तो फ्रीलांसर हूँ, तो इतने लेता हूँ, या वो कहते हैं आप हमको डॉलर में पे करें। हम कितने लोगों को डॉलर में पे करेंगे? मैंने पिछले महीने यूक्रेन के 4 लड़के इंटरव्यू किए हैं। अच्छा। जो मुझे इन लड़कों से सस्ते पड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज कंवल मसरूर विद अनदर एपिसोड ऑफ CXO पॉडकास्ट टॉक ऑफ द टाउन। आज मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े दिनों बाद जो है वो हाथ आए। हम काफ़ी टाइम से डिस्कशंस में रहते थे, कम्युनिकेशन में रहते थे। तो लकीली ही इज़ इन पाकिस्तान। ही इज़ ऑल्सो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एकोविस अल सब्ती सऊदी अरबिया, चेयरमैन शेयर होल्डर हैं फेमको एसोसिएट्स के, CEO एंड फाउंडर हैं ट्रांसफिटी प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान के। इसके अलावा बोर्ड मेंबर एंड एडवाइज़र हैं माशाल्लाह सुपरनोवा के, एंड देन फाउंडर हैं ट्रांसवेव कॉरपोरेशन US के। टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इन्वेस्टर हैं, टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। मोहम्मद गजाली नाम है इनका, बहुत अच्छे दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद गजाली, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू वेरी मच एज वेल। फाइनली हाथ आ गया अब हमारे। जी फाइनली। सो यार माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त पोर्टफोलियो। उसके अलावा कुछ मैनेजमेंट सर्विसेज में भी कुछ कर रहे हैं आप, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई हैं। वो पहले तो मैं ये जानूंगा, कराची का लड़का माशाल्लाह इतना अच्छा ग्लोबल पोर्टफोलियो बिल्ड किया, अभी सऊदीया में होते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं ना, कहाँ की खाक छानी है। ओके, प्राइमरली फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कंवल फॉर इनवाइटिंग मी। प्राइमरली मेरी स्कूलिंग हैदराबाद में हुई। 1986 में मैं मूव कर गया कैडेट कॉलेज पिटारो। आई स्पेंड 5 गुड years इन कैडेट कॉलेज। उसके बाद कराची आया पाकिस्तान में। दैट वाज अ टाइम 1993-94 जब कंप्यूटर एरा का इमर्जेंस हो रही थी। हम लकीली उस एरा में पाकिस्तान में आए। उसके बाद पेट्रोमिन में एक आपको याद होगा एक बड़ा पॉपुलर पेट्रोमैन का कोर्स हुआ करता है, तो उस वक्त डिग्री तक नहीं हुआ करती थी पाकिस्तान में। उसको ज्वाइन किया, फॉक्सप्रो में प्रोग्रामिंग करी, डिस्क ले लेके बसों में घूमते थे। अरे वाह, मैंने भी फॉक्सप्रो में बहुत काम किया है। तो वो डिस्क लेके हम 14 डिस्कें लेके क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट कर रहे होते थे। टफ टाइम। देन मूव माय करियर टुवर्ड्स Oracle DBA। जब Oracle 7 आई, फर्स्ट Oracle 7 आई, 7 ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया, तो उससे पहले कैरेक्टर बेस्ड थी। Oracle 6 तक कैरेक्टर बेस्ड थी। There I got the chance to join in Saudi Arabia at one of the largest leading group at that time in Saudi Arabia. I moved to Riyadh. I moved to Dammam actually in 1997, and then till 2002 I was in Saudi Arabia. I developed core skills of disaster recovery in my tenure, which was the hot topic at that time because we were migrating to large data from a small data. और वो लार्ज डाटा में जब हम मूव करते तो उस वक्त एक DR एक ऐसा कंपोनेंट था जो कि हर कंपनी को चाहिए था। मैं पाकिस्तान आया एंड लकीली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद A. Ferguson to lead multiple projects, one of the largest management consulting firm. Then I moved to Ferguson Associates, which was again the consulting arm of A. Ferguson, and then got separated over a period of time. So till 2009, I was a head of advisory at Femco Ferguson Associates, which in 2007 became Femco Associates. Oh, okay. That was a journey. After which, in 2009, I moved to Kuwait, the Central Bank of Kuwait, as a head of business continuity. और उसके बाद फिर मैंने एक प्रोडक्टिविटी ग्लोबल को मैंने ज्वाइन किया कुवैत में एज अ रीजनल हेड फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी एंड रिस्क कंसल्टिंग। 2015 में I've been moved by Protiviti to lead Riyadh, Saudi Arabia,
as a country head. I established the practice of management consulting for Productivity Global in Saudi Arabia. 2018 mein, I got the opportunity to join Ecoviz as partner, managing director and partner, which is again a global ranking, number 13 ranking firm, to develop the non-statutory and risk consulting for Ecoviz. So 6 January 2019, I joined Ecoviz, and then in 2020, COVID came. And by the time we had COVID, we were a 24 people team, and we sustained that COVID period for 1 year. And then after COVID, we took up. And today, as we speak, we are 320 resources in Saudi Arabia with 5 offices of Ecoviz, in 3 offices in Saudi Arabia, and 1 in Bahrain and 1 in Dubai. And in the same pattern, in 2019, when I joined Ecoviz, we have decided to acquire Famco Associates shareholding to develop our global delivery center. So as I speak to you, at the moment, 140 resources from Pakistan are working in Saudi Arabia, who are the employee of Famco Associates. And 120 resources in Famco Associates are working for Saudi Arabia while sitting in Pakistan. So this 260 plus resources are working in Famco at the moment, serving Saudi Arabia and Dubai and Bahrain offices of Ecoviz Al Sabti. And this is how I got the opportunity to lead both the ventures. 2020, during the COVID, the CEO of Famco Associates, Mr. Awais Khan, passed away during the COVID area. And the management board decided to put me as Chief Executive Officer for Famco Associates. From 2020 till 2024, I remained the CEO of Famco. And then I resigned from the post because I want to focus more on the other businesses. So I resigned from the post, and again, I've been elected as a chairman for Famco Associates. So this is our journey. And the best part of this journey is that there are a lot of people are walking along with me. This was my always a biggest objective, that I can be able to bring more people along with me to be a part of this journey. Excellent. So, Famco क्या करती है? Okay, Famco, as I told you that Famco is previously as Ferguson Associates, previously ex-member of PwC. So it's a consulting arm. ये सेम ही है जो AF Ferguson और AF Ferguson में इन्हें पहले अपना एक कंसल्टिंग आर्म था, क्योंकि एक एक्ट के तहत AF Ferguson कंसल्टिंग नहीं कर सकती थी, तो उस जमाने में Famco Associates बनाई गई. ओके. फिर हुआ ये कि वो परमिशन जो है वो मिल गई, उसमें फिर एक और कॉम्पोनेंट आ गया कि आप जिन क्लाइंट्स का आप ऑडिट करते हैं उनकी कंसल्टिंग नहीं कर सकते, बाकी की कर सकते हैं. तो अगेन देन फर्गूसन एसोसिएट्स बाय दैट टाइम बिकम इंडिपेंडेंट. फिर हमारा ये एक मुआहदे के तहत हम 2007 में हमें ये नाम जो है फर्गूसन एसोसिएट्स कन्फिस्टिकेट करना था. हमें उस नाम को जो है वो हम उसको नहीं यूज़ कर सकते थे. तो जब हम फर्गूसन एसोसिएट्स लिखा करते थे तो हम कहते थे फैमको ब्रैकेट में लिखा था फर्गूसन एसोसिएट्स मैनेजमेंट कंसल्टेंट. तो वही फैमको हमने फैमको एसोसिएट्स उवैस खान मरूम ने किया. मेरा उस वक्त मेरा कोई वो नहीं था, कनेक्ट नहीं था. फैमको एसोसिएट्स बनी. फिर वो फैमको एसोसिएट्स ने मैनेजमेंट कंसल्टिंग में पाकिस्तान में बेशुमार काम किया. आज जब हम बात करते हैं फैमको एसोसिएट्स की, तो फैमको एसोसिएट्स 5 मेजर डोमेन्स में काम कर रही है, और वो 5 मेजर डोमेन का 97% रेवेन्यू जो है वो ओवरसीज रेवेन्यू है उस वक्त मेरे पास. तो जो हमारा सबसे बड़ा मेजर स्पेस है वो प्योरली रिस्क कंसल्टिंग का है, जिसके अंदर इंटरनल ऑडिट और रिस्क मैनेजमेंट कंसल्टिंग है. फिर उसके अंदर एक्सटेंडेड आर्म साइबर सिक्योरिटी, IT ऑडिट, टेक्नोलॉजी ऑडिट, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑडिट, डाटा प्राइवेसी, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, ऑर्गेनाइजेशन रेजिलियंस, ये पूरा पोर्टफोलियो इस वक्त हम फैमको एसोसिएट्स के साथ मिल के सऊदी अरब में डिलीवर कर रहे हैं. हम इसको बहरीन में डिलीवर कर रहे हैं और हम इसको UAE में भी लेके जा रहे हैं. ये जो स्पेस है एक्चुअली, ये पूरा इसको अगर आप आज की मॉडर्न बज़वर्ड में अकोमोडेट करें तो ये रेगटेक और कंप्लायंस टेक, ये 2 एरिया जो हैं. जितना रेगुलेटरी कंप्लायंस का रेगटेक, इसको हम इसलिए कहते हैं कि वो मेजॉरिटी ऑफ कंप्लायंस जो इस वक्त अराउंड द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है
उसके लिए इस वक्त रिसोर्स की जो है वो शदीद शॉर्टेज है वर्ल्ड वाइड। जैसे आप ये बात समझें कि आपने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू OT आपने जो है वो 12 डिपार्टमेंट्स को API क्रिएट करके इंटीग्रेट तो कर दिया, लेकिन वो उसके अंदर क्या क्या लूप होल्स हैं, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, उस API क्रिएट करते वक्त आपका एक ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, लेकिन आपने 12 रिस्क क्रिएट कर लिए। जब आप 12 मिनिस्ट्रीज को या 12 डिपार्टमेंट्स को या 12 कंपनीज को कनेक्ट करके और आप कहते हैं कि आपका पैसा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, वो जितनी जगह वो ट्रैवल हो रहा होता है हर जगह पे एक रिस्क का पूल, एक वल्नरेबिलिटी, एक रिस्क पूल होता है। तो ये काम रेगुलेटर्स का होता है। रेगुलेटर्स को इन्फोर्स करते हैं कि आप अपनी मैच्योरिटी लेवल्स को चेक करें, ट्रांजैक्शन को एंड टू एंड मॉनिटर करें, ट्रांजैक्शन के अंदर लूप होल्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, और सबसे बड़ी बात यह कि ये काम किसी थर्ड पार्टी से करवाएं। दिस इज द स्पेस वेयर वी आर फ्लरिशिंग एंड वी फील दैट देयर इज अ बिग मार्केट टू इट। यही हम हमने शुरू किया था ECOWAS में, यही काम मैं प्रोडक्टिविटी में कर रहा था, यही काम हमने ECOWAS में करना शुरू किया। और जब हमने ट्रांसविटी भी यही कर रही है? नहीं, ट्रांसविटी इज अ प्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शॉप। ओके और प्योर ट्रांसविटी बनी थी हमारे लिए, हमारे पास एक US का एक ऑर्डर आया था, उससे ट्रांसविटी बनी थी। और एज वी स्पीक 5 साल में ट्रांसविटी सिर्फ फॉरेन रेवेन्यूज़ कर रही है, कोई लोकल काम नहीं करती। हमारा 100% इस वक्त जो प्रोडक्शन है वो US के लिए होती है, सऊदी अरब के लिए होती है, बहरीन के लिए होती है, जर्मनी के लिए की है, कनाडा के लिए हमने की है। हम सारा एक्सपोर्ट प्रोडक्शन करते हैं। और अब ट्रांसविटी जो है वो हमारी ही US वेंचर के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के असाइनमेंट पे बुक हो चुकी है। तो अब हम कोई बाहर का काम नहीं कर रहे हैं ट्रांसविटी के लिए, बल्कि जो आपने आखिरी नाम लिया ट्रांसफर कॉर्पोरेशन, विच इज़ अगेन कंप्लायंस टेक एंड रेक टेक प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी। तो उसकी सारी डेवलपमेंट जो है वो ट्रांसविटी पाकिस्तान, और ये US बेस्ड है। ये US बेस्ड है। इट इज़ अ डेलवेयर कॉर्पोरेशन कंपनी, और उसकी 2 प्रोडक्ट इस वक्त मार्केट में आ चुकी हैं और मार्केट में उसकी पेनिट्रेशन बहुत अच्छी है। और हम समझते हैं कि वो बहुत यूनिक स्पेस है जिसके अंदर हम वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, और वो हमारी मैनेजमेंट कंसल्टिंग की ही एक्सटेंडेड आर्म है। तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना उनको हमारे लिए काफ़ी डिमांडिंग भी है और वायबल भी है। बिसाइड्स यू आर बेस्ड इन रियाद, बट आई थिंक आपकी जितनी भी कंपनीज हैं दे आर मोस्टली पाकिस्तान बेस्ड। आपका मैन पावर इधर है। और दूसरा, आप एसोसिएट हैं विद अदर एसोसिएशंस एज वेल, फिर आपकी उनकी पार्टिसिपेशन वगैरह भी है। इस वक्त क्या कोई चैलेंजेस देख रहे हो इन टर्म्स ऑफ, अगर हम ये कहें जो टैलेंट का हमारा है वो एक काफ़ी बड़ा एरिया है जिसमें मैं भी अक्सर बोलता हूँ कि जी हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है, इज़ इट गोइंग इनटू अ राइट डायरेक्शन, है नहीं है, क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या चैलेंजेस देख रहे हैं? अच्छा देखें, आपने जो वर्ड यूज़ किया ह्यूमन कैपिटल, तो ये कैपिटल तो कन्वर्ट किया जाता है, कैपिटल होता नहीं है। ह्यूमन पॉपुलेशन इज द बिगेस्ट लायबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि हम लोग ये बहुत सुनते हैं ना कि यार हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोटेंशियल हमारी यूथ है ना, तो यूथ को करके आ रहे हैं हम लोग। मैं वही कह रहा हूँ, वो आप जो मैंने अर्ज किया कि जैसे दुनिया में आप हम जिसको ह्यूमन कैपिटल कह रहे हैं, वो दुनिया में एक पॉपुलेशन प्रॉब्लम, एक इट्सेल्फ प्रॉब्लम है। लेकिन मुल्कों ने, दुनिया के मुल्कों ने इस पॉपुलेशन को कैपिटल में कन्वर्ट किया। कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए एक लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमें तो अभी वो कैपिटल का माइंडसेट नज़र नहीं आता। केवल यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर एक बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेज से पूछता हूँ कि व्हाट इज़ PDPL और व्हाट इज़ GDPR, ही डजंट नो। ओके, या मैं उससे कोई चीज़ भी ज़रा सी भी मॉडर्न एरा की पूछता हूँ, बज़वर्ड्स सब बात कर लेंगे आपको। हर आदमी कहेगा मैं AI पे काम करना चाहता हूँ। क्या काम करना चाहते हैं उसको ये नहीं पता कि मैं AI पे क्या काम करना चाहता हूँ, बैक एंड पे करना चाहता हूँ, स्पेसिफाइड करना चाहता हूँ। सही है, ठीक है। तो ये एक विश लिस्ट है। जो एकेडमिया का सबसे बड़ा बैक गैप है इस वक्त, हम जिन एरियाज में काम टेक द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ साइबर सिक्योरिटी, GRC कंसल्टिंग। साइबर सिक्योरिटी GRC कंसल्टिंग इस वक्त एक ऐसा डोमेन है कि जिसके ऊपर अगर आप सैकड़ों नहीं अगर हज़ारों में भी रिसोर्स प्रोड्यूस करें तो उनकी शॉर्टेज है। अच्छा, वर्ल्ड वाइड। ठीक, GRC कंसल्टिंग, साइबर सिक्योरिटी GRC कंसल्टिंग इस वक्त, क्योंकि मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ, मिडिल ईस्ट ने पिछले 5 साल में जितनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की है उन्होंने पिछले 25 साल में नहीं की थी। ठीक है, बी इट सऊदी अरेबिया, बी इट दुबई, बी इट कतर, बी इट बहरीन और बी इट कुवैत। इवन
इन सब लोगों ने जितने पिछले 5 साल में जो लीप लिया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, वो लीप पिछले 25 साल में नहीं लिया था। अब जब उन्होंने वो लीप ले लिया और इस तरीके से उन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अपना वे ऑफ लिविंग बना दिया। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ कि आज से 20 साल पहले जब मैं सऊदी अरब से था तो मेरा पासपोर्ट पे जो अकामा लगा होता था वो हाथ से लिखा हुआ होता था, ठीक है, और उसके लिए जो है 10-12 चक्कर लगाने पड़ते थे ऑफिस में। आज मैं 5 साल से मुझे पता भी नहीं है कि मेरा पासपोर्ट कहाँ से अकामा कहाँ बनता है, कहाँ से आता है, मुझे नहीं पता, मेरे पास आ जाता है, मुझे नहीं पता, और सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो ये जब ऑनलाइन होता है और वो इंटीग्रेटेड होता है कि मैं जो हूँ आपसे बात करते करते मैं आपको जो है लोन अपने पास अपने बैंक अकाउंट में एक सिंगल साइन ऑन के थ्रू, एक सिंगल साइन ऑन है जो मेरा नेशनल सिंगल साइन ऑन है, उसके थ्रू मैं आज आपसे बात करते करते अपने लोन अपने बैंक अकाउंट में डाल सकता हूँ। ऑनलाइन मैं प्रोमिसरी नोट साइन कर सकता हूँ और वो मेरे अकाउंट में आ जाएंगे पैसे। ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे बहुत सारी पार्टीज हैं, प्राइवेट सेक्टर, सेमी प्राइवेट सेक्टर, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। इन सब लोगों को जीआरसी कंसल्टिंग के लोग चाहिए जो कि इनकी प्रोसेस साइबर सिक्योरिटी प्रोसेस कंप्लायंस को इंश्योर कर सके। सही। हमारे यहाँ जो साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन है वो है कि ये आप फायरवॉल लगा लो, आप फायरवॉल लगा लीजिए, यूजर क्रिएट कर दीजिए सर्वर के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर, फायरवॉल के ऊपर, या अगर आपने बहुत अगर तीर मारा तो आप जो है अपने बराबर वाले का कंप्यूटर हैक करके बता दें। इस पे हम समझते हैं कि वी आर एंड विद द साइबर सिक्योरिटी, बट साइबर सिक्योरिटी जीआरसी इज अ बिग डोमेन विच ऑपरेट्स। अगर मैं सिर्फ एक बेसिक मोस्ट बेसिक जो इसका स्टैंडर्ड है विच इज ISO 27001 134 कंट्रोल्स की कंप्लायंस में आपको बिला मुबालगा बता सकता हूँ कि 134 कंट्रोल की मैच्योरिटी लेवल 4 पे अगर आप कंप्लायंस करना चाहते हैं तो यू नीड एटलीस्ट 8 to 10 पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 1000 पीपल। तो अगर एक 1000 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें आपको 8 से 10 लोग जीआरसी कंसल्टिंग में अपनी साइबर सिक्योरिटी जीआरसी कंप्लायंस के लिए चाहिए होंगे। अगर आपको सिर्फ 134 कंट्रोल का मैच्योरिटी लेवल 4 चाहिए, ठीक है, तो आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि मैं किस मार्केट साइज की बात कर रहा हूँ। वो जीआरसी कंसल्टिंग के रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। होता क्या है, इसी वजह से कि हमें लेना पड़ता है, बनाना पड़ता है और उसको फिर कंज्यूम करना पड़ता है। तो उस बनाने और लेने के अंदर जो वो जो जर्नी है, 1 साल का जर्नी है, उसको उस जर्नी को काम का ख़त्म कर देना चाहिए एकेडमिया से। मैं आपको नाम नहीं लूँगा, हमारे अड़ोस पड़ोस को मुल्कों की जिनकी हम बहुत बड़ी कम्पीट करने की कोशिश करते हैं और उनके मिसालें देने की कोशिश करते हैं, उनके यहाँ बाकायदा इन कंट्रोल्स के ऊपर स्पेशलाइजेशन हो रहे हैं। जीआरसी के इन कंट्रोल्स के ऊपर स्पेशलाइजेशन हो रहे हैं। आपको डाटा प्राइवेसी का डिग्री, यूनिवर्सिटी डिग्री का बंदा मिल जाएगा, आपको साइबर सिक्योरिटी जीआरसी कंसल्टिंग का यूनिवर्सिटी डिग्री का बंदा, डाटा प्राइवेसी का यूनिवर्सिटी डिग्री का बंदा मिल जाएगा, आपको नेटवर्क सिक्योरिटी का यूनिवर्सिटी डिग्री का बंदा मिल जाएगा। तो क्या मसला है, प्लानिंग का इशू है? देखिए, अगर बिल्कुल ऑनेस्टली बात करें ना कंवल, तो इशू सिर्फ ये है कि जिस दिन फैकल्टी की प्राइस मार्केट के सीटीओ से ज़्यादा हो जाएगी उस दिन ही मसला हल हो जाएगा। कमर्शियल माइंडसेट का इशू नहीं है? कमर्शियल माइंडसेट है ना। आप जिस दिन नहीं, वो अपार्ट फ्रॉम सैलरी, बिकॉज उसका तो फोकस ये होता है कि बच्चा जीपीए ले ले, उनका अपना फोकस भी ये होता है, उसको ये बिल्कुल ये इंडस्ट्री से वो कितना कनेक्टेड है, उसको जब वो फाइनली ये प्रोजेक्ट भी देता है तो उसको तो पता ही नहीं है कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। इसकी वजह ये है कि हमने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, हमारी फैकल्टी का जो रेन्यूमरेशन है ना, उससे 4 मतलब मैं एक यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट हेड से ज़्यादा मेरा हेड ऑफ प्रोडक्शन ले रहा है इसमें। मेरा हेड ऑफ प्रोडक्शन इस वक्त कराची में जो है वो $3,500 लेता है मुझसे। ओके, यूएस में, ठीक है, समझ में मेरी बात? समझ गया हूँ मैं। वैसे तो जिस दिन वो हेड ऑफ प्रोडक्शन हाँ जाके फैकल्टी करेगा ना, उस दिन हमारे सारे मसले हल हो। हालांकि फीस तो बड़ी हेफ्टी चार्ज होती है यहाँ पे पर सेमेस्टर, इतना। आप बाकी जरा सा मैं कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहता, लेकिन कभी कोई आए और ऑडिट करे इन यूनिवर्सिटीज के एंडोमेंट फंड्स को, तो मेरे ख्याल में इनके पास बैंकों से कम पैसा नहीं है। नहीं, बहुत है। और नहीं, इसके अलावा दूसरा भी ना, तो वो एंडोमेंट इतनी हैवी फीस ले रहे हो आज, जो कि उस जनरेशन के काम नहीं आ सकता। मैं देखें, मेरा स्टेक पाकिस्तान में, ठीक है, और मुझे वो बात करने में कोई वो नहीं है, शर्मिंदगी या तकलीफ नहीं है, जो हकीकत है। आप अगर जहाँ फैकल्टी के रेन्यूमरेशन तो उठा के देखें ना, वो रेन्यूमरेशन जो मेरा 1.5 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख की बच्चे आजकल 2 लाख, सही है ना,
2013 में मुझे एक यूनिवर्सिटी ने वो ऑफर किया था कि जी आपको सेमेस्टर का जो है वो 80,000 मैंने ये मजाक कर रहे हैं आप, मैं 3 महीने लगाऊंगा कि सब वो अब जो लोग आते हैं उनका एक्सपोजर कितना है, उनका कमर्शियल एक्यूमेंट कितना है। हमने बहुत ट्राई करी इन लोगों को अप्रेस करने की, इनको इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए। फिर होता ये है कि अगर वो बेचारे कोई एक आध मोटिवेटेड होता भी है, ऊपर के जो ऊपर जाके वो किसी एक लेवल किसी लेयर पे लेवल पे सिक्योरिटी ओनर के लेवल पे, लेकिन मैं आपको बताऊं कमल, नुकसान हमारी सोच से बड़ा है। लेट मी बी वेरी ट्रांसपेरेंट यार। मैंने ना बताया वो आई डोंट नो उस टाइम पे शायद आपके साथ मैं कनेक्टेड था। I've around gone through more than 22 यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, और कोई ये कह रहा है और एक से जाके मिलो, और एक कह रहा है ये नहीं करो। मुझे वो बड़ा गैप नज़र आया। MOUs में वो दे आर वेरी फास्ट, अभी कर लो, पिक्चरें लगाएंगे, वो हो जाता है। बट यू नो एट द एंड ऑफ द टाइम वो हम अगेन बैक टू पवेलियन हो जाते हैं। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना। देखिए बात सिंपल है, आप उठा के जाके थोड़ा सा रीजन को रिव्यू कर लें, आप उठा के मलेशिया को देख लें। आप मलेशिया के अंदर फैकल्टी वेल पेड होते हैं, साइबर सिक्योरिटी या बिजनेस या इवन GRC कंसल्टिंग की कितनी बड़ी फैकल्टी है, क्या उनका माइंड सेट है। आप मलेशिया को देख लें, आप अगर थोड़ा सा इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं। हमारा प्रॉब्लम जो इस वक्त, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम एक इस वक्त रिवर्स डिलेमा में फंसे हुए, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन तो नहीं रुकी, यूनिवर्सिटी तो बच्चे निकाले जा रही है पास आउट करके। उस बच्चे में से 25% कंज्यूम होता है, 20 से 25% कंज्यूम होता है रफली। और ये बात मैं नहीं कर रहा, भाषा और डाटा में आपको मिल जाएगा। रिमेनिंग बेचारा जो है वो और जॉब्स कर रहा होता है, क्रेडिट कार्ड बेच रहा होता है। ये किसका नुकसान है? ये अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, ये किसी इंडिविजुअल का नुकसान है, ये हमारा ये हमारा नेशनल लॉस है कि छोटे से स्किल ना होने की वजह से वो बंदा यूजफुल नहीं रह पाता। हम उसी लड़के को लेते हैं, अगर उसका जरा सा एटीट्यूड सही हो तो उसको हम 6 महीने में यूजफुल बना लेते हैं। यार इसमें एक और चीज़ भी है, पता है गजाली, चक्कर ये है कि एक बच्चा सुबह उठता है, इंटरनेट पे देखता है, एक इन्फ्लुएंसर बोलता है जी ये कर लो, दूसरा इन्फ्लुएंसर बोलता है जी मेरी गाड़ियाँ देख लो, मेरा घर देख लो, मैंने ये कर लिया। और उसके बाद एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, उसको खुद नहीं समझ आ रहा होता। यू नो ही एक्चुअली स्टार्ट बिलीविंग कि जी ये सच है, इसके पास इतनी गाड़ियाँ। मतलब मैं मैच्योर लोगों को भी देखता हूँ, वो मुझे क्या गेज करते हैं, यार फलां बंदा यार बिजनेस पड़ा है, उसने 3 गाड़ियाँ दे ली, वीगो ले ली है, फलां लाहौर में घर बना दिया। यार ये क्या वो आ गए आपके पास कि यू नो ये कर रहा है, तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें यू नो लॉट्स ऑफ मनी है। उसके बाद क्या होता है, फिर आपके वो शुरू हो जाते हैं, कोर्सेज शुरू हो जाते हैं, एंड एवरीबडी एक्चुअली स्टार्ट सेलिंग देयर कोर्सेज। उसमें नेशनल लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। वो बच्चा वहाँ तक नहीं पहुँच रहा जिस स्किल की एक्चुअल ज़रूरत है, वो मारे खा रहा है, वो अपने पैसे ज़ाया कर रहा है। आपने वो भी देखा था, वो जो अमेज़ॉन के मसले मसाइल शुरू हुए थे, लोगों ने अपने वालदाओं के ज्वेलरीज भी बेची हैं, जायदादें भी बेची हैं। तो आई डोंट नो। देखिए कमल, आपको भी ये बात पता है, मुझे भी ये बात पता है। हम लोगों ने इसी मुल्क में तालीम हासिल करी, इसी मुल्क से जो है वो इसी कराची में मोटरसाइकिल पे सेल्समैन, बसों के धक्के खाए हैं, बसों के धक्के खाए हैं, सेल्समैन का 3-3 बसें बदल के जाते हैं। शॉर्टकट तो कोई भी नहीं है, ठीक है। आप जो देखें एक्सेप्शंस जो होते हैं वो हर जमाने में एक्सेप्शन होता है, मेरे आपके ज़माने में भी एक्सेप्शन होते थे, लेकिन क्या वो रूटीन है, वो बिजनेस एज यूजुअल है? वो बिजनेस एज यूजुअल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम मेजॉरिटी अगर देखें, अगर आप सक्सेसफुल लोगों की पॉपुलेशन को देखना शुरू करें, तो अगर आप 10 लोग लें तो उनमें से 2 या 1 ऐसा होगा जिसको कोई ऐसा शॉर्टकट लगा होगा। 9 ने थ्रू प्रोसेस, उसके साथ लक भी इन्वॉल्व होती है समटाइम। हाँ, यू नेवर नो। अच्छा देखें कमल, ये हमारे आपके मामलात नहीं है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, इन मामलात में हमें बजाय उसको, मैं अगर एक लॉजिकल बात करूंगा तो मैं उस एक आदमी के पीछे जिसकी वीडियो देख के मैं इंस्पायर होकर वो नहीं पढ़ूंगा। मैं 9 और 10, अपना सैंपल साइज तो 10 का रखूंगा ना, फिर 10 में से 9 को एनालाइज, 10 को एनालाइज करूंगा, कहूंगा यार 9 के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक के साथ हुआ है। हमें 9 वाला रूट पकड़ना है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये, हमारी सोसाइटी या हमारी सोसाइटी में जो इस तरह के लोगों को जो प्रमोशन मिलती है, उसकी वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं ना, वो ग्लोरीफाई होती है। हमें तो हम हमारे ज़माने में भी इस तरह की चीज़ होती थी, हम लोग उसको हमसे ग्लोरीफाई नहीं होते थे और हम कहते भी नहीं थे। और उसी में मैं आपको ये बात बता दूं कि वो जो 20% लड़का पाकिस्तान का जो रॉक कर रहा है, वो उन्हीं यूनिवर्सिटी से, उसी फैकल्टी से, मैं ये बात भी नहीं कहूँगा। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? एक तो ये प्रॉब्लम है कि उसका एक दो थोड़ी सी घर की अपब्रिंगिंग उसकी अच्छी है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो
एक समझदार उसको फोकस है, और वो जब हम उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं तो वो सर्वाइव कर जाता है, उसको बेनिफिट करता है। मेहनत करते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, हमने मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन जो रिमेनिंग 80% बच्चा है, मेरा तो सिर्फ एकेडमिया से ये सवाल है कि वो पास कैसे होता है। मिसाल के तौर पे एक बच्चे को अगर इंटरव्यू में नॉर्मलाइजेशन का नहीं पता तो उसने रिलेशनल डेटाबेस का सब्जेक्ट का पेपर कैसे पास किया। 10 में से 9 बच्चों को मैं जब इंटरव्यू करता हूँ उनको नॉर्मलाइजेशन का नहीं पता होता, ठीक है उसका, और उसने रिलेशनल डेटाबेस का पेपर पास किया होता है। ये मेरा सवाल है एकेडमिया से। नंबर 1 मेरा सवाल एकेडमिया से ये है कि उनके करिकुलम में इस वक्त कौन कौन सी ऐसे कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं जो कि दुनिया में ऑब्सोलीट हो चुके हैं, और हम ये क्या ज्यादती नहीं कर रहे कि वो ऑब्सोलीट सब्जेक्ट्स उनको पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। नंबर 3 मेरा सवाल ये है कि हमारे एकेडमिया के किसी, पाकिस्तान की किसी भी एकेडमिया के आप उठा लें 30, 40, 50 यूनिवर्सिटीज से जो 400 से 500 प्रोजेक्ट बनते हैं, उसमें से कोई एक प्रोजेक्ट भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल होता है। सर हमने बड़ी कोशिश की मगर वो ठीक है ना, नहीं तो नहीं होता ना। तो ये मेरे सवालात हैं, वो सवालात हैं, और यही चीज़ आप अपने इर्द गिर्द के ममालिक में जाके देखें कि उनके प्रोजेक्ट से क्या क्या बन रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने अपने आप को उन प्रोजेक्ट्स को उन्होंने कितना, वो बेसिकली उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रोजेक्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोजेक्ट होता है, और किसी को होता है, प्लस जो आदमी प्रोजेक्ट को अप्रूव कर रहा था उसका अपना कमर्शियल एक्यूमेंट, उसका अपना कमर्शियल एक्सपोजर क्या होता है। क्या हम पाकिस्तान के 10 टॉप स्टार्टअप को लिया कि ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि आप 1 घंटा यूनिवर्सिटी को दें, यूनिवर्सिटी को चाहिए ही नहीं। हाँ ये भी मानता हूँ, यूनिवर्सिटीज के बिहेवियर भी जो है ना वो ऐसे हैं, मतलब मुझे लगता है कि मिनिस्टर से भी बड़े हैं, तो वो ये बात नुकसान किसका है? आप मुझे बताइए कि हम क्यों नहीं उठा सकते। मैं जब कराची आता हूँ, मैं कराची उतरता हूँ, अगर NICL को पता चल जाए, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर को, कि मैं आया हूँ, तो वो मुझे किसी न किसी तरीके से घसीट के एक सेशन कर लेते हैं। बाकी तो कोई और मुझे नहीं करता, कोई किसी और को फिक्र नहीं है। क्या हमारे जो 50 सक्सेसफुल स्टार्टअप रनर्स हैं, वो बच्चे, हमारे 50 सक्सेसफुल वो लड़के, मेरे पास सिटीजन फाउंडेशन का पढ़ा हुआ लड़का, स्कूल का पढ़ा हुआ लड़का, NID का बैचलर BE लड़का आज मेरे साइबर सिक्योरिटी को हेड कर रहा है, जस्ट 5 ईयर एज एसोसिएट डायरेक्टर लेवल। तो बिल्कुल एक जो मिडिल क्लास उसको आके, लेकिन उसका बिलीफ था, उसने कहा नहीं, यू गाइस आर डूइंग व्हाट यू आर करेक्ट विद मी, फुल रगड़ा लगा, सब कुछ हुआ 5 साल में। वो मेरे ख्याल में जो रगड़े के लिए रेडी होता है वो कहीं ना कहीं वो पार कर जाता है। हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल। तो मगर पॉइंट ये है, फिर वही वाली बात है खुर्रम कंवल, कि इसमें यूनिवर्सिटी एकेडमिया का क्या रोल है? क्या एकेडमिया इसकी जिम्मेदारी नहीं समझती, इस बात की जिम्मेदारी नहीं समझती? बस वो चिकन एंड एग है मेरे ख्याल से वो, क्योंकि वो सारी जिम्मेदारी उठा के इंडस्ट्री पे डाल देता है। इंडस्ट्री कहते हैं जी एकेडमिया आप कहीं ना कहीं उभरी। आपने इंडस्ट्री से क्या मांगा जो नहीं मिला? आप मुझे बताइए, कभी आपने मांगा? नहीं, वो मांगते तो ये है कि गेस्ट स्पीकिंग सेशन कर लें आके, जिसके मैं आज तक कोई वर्थ नहीं समझता। गेस्ट स्पीकिंग सेशन तो किसी काम का नहीं है। आप मुझे करिकुलम में, हाँ मैं आपको एक बात बता, जो एक्चुअल प्रैक्टिकल आपके जो इंडस्ट्री चैलेंजेस हैं वो, क्योंकि होता ये, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो बच्चा जब ग्रेजुएट करके निकलता है तो उसके पास कोई क्लू नहीं है कि मैंने किस तरफ जाना है, वो एक्सपोजर ही नहीं उसके पास। मैं तो कह रहा हूँ आप हमें करिकुलम में ऐड करें ना। मैं आपको बताता हूँ, आप डाटा प्राइवेसी GDPR पढ़ा दीजिए एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट। 2003 में मैं नाम नहीं लूंगा, कराची की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी को जाके, मगर सर उनका फिर HEC से हाथ बंधे हुए हैं ना, वो भी तो कहते हैं हम कैसे करिकुलम ऐड कर लें। मैं बताता हूँ, HEC इस मामले में फ्लेक्सिबल है, प्रोवाइडेड कि आप उनको अपने पास से ये इतनी इंडिपेंडेंस है। 2003 में मैंने एक कराची की टॉप यूनिवर्सिटी को अप्रोच किया। उस वक्त उनके पास IT ऑडिट एक इलेक्टिव सब्जेक्ट था। मैं जाता था और मैं देखता रहा, हाँ भाई कितने बच्चों ने IT ऑडिट इलेक्टिव लिया, बस ये काफ़ी है। उन्होंने उनका 8, मैंने कहा आ जाओ ज्वाइन कर लो हमको। फिर मुझे वर्ल्ड वाइड जो IT ऑडिट की सबसे बड़ी सर्टिफिकेशन बॉडी है, उन्होंने एक पूरा करिकुलम बनाया BS इंफॉर्मेशन एश्योरेंस का। वेरी नाइस, ठीक है। उनका कि जो ये लड़का करेगा, मैं आपको किस साल की बात कर रहा हूँ, आज से 23 साल पहले, 2003 में। ओह अच्छा। मैं वो करिकुलम मेरे पास अभी भी कहीं पड़ा हुआ, मैं वो लेके गया यूनिवर्सिटी में। मैं उस वक्त पाकिस्तान में उस बॉडी का डायरेक्टर कम्युनिकेशन था, इलेक्टेड। मैं उस यूनिवर्सिटी के पास लेके गया, मैंने कहा देखें ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम दुनिया में डिमांड आ रही है, BS इंफॉर्मेशन एश्योरेंस। आप एक
क्लास क्रिएट कर दें, फैकल्टी कहाँ से आइए, मैं अरेंज करूँगा फैकल्टी, हम अरेंज करेंगे फैकल्टी, हमारे पास उस वक्त यहाँ पे 20 लोगों का बोर्ड, तो हमने कहा हम करेंगे फैकल्टी, नहीं वो फैकल्टी, उसके बाद सब कुछ होके बड़ी मुश्किल से वो ऊपर गया बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में जो यंगेस्ट आदमी था ना वो 72 साल का था। सही। अच्छा, अब मैं उसको कैसे बताऊं कि इन्फॉर्मेशन एश्योरेंस क्या है। मैंने उससे, जब उन्होंने वहां से रिजेक्ट किया तो मैंने पूछा कि बोर्ड ऑफ गवर्नर में तो यंगेस्ट आदमी उसकी क्या उम्र है, तो कहने 70 से अबव है। अब आप मुझे बताइए ये वो जुल्म है जो कि आज वो प्रोग्राम अगर चल रहा होता है यहाँ से तो हम 500,000 ग्रेजुएट निकाल चुके होते हैं BS इन्फॉर्मेशन एश्योरेंस, जिसकी इस वक्त हर बैंक को मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। हर बैंक को मैंडेटरी BS इन्फॉर्मेशन एश्योरेंस के अंदर बंदे चाहिए, एक नहीं 40, 50। हबीब बैंक है ना 125। तो ये कहाँ से खपत पूरी कर रहे हैं, खुद ही ट्रेन करते हैं। सही है। बड़े बैंकों में इस वक्त 100-125 BS इन्फॉर्मेशन एश्योरेंस के बंदों की शॉर्टेज है। इसमें फ्रीलांसिंग का कितना बड़ा रोल है? मैं समझता हूँ ओवररेटेड है पाकिस्तान में, या देखिए फ्रीलांसिंग ने जो हमारी IT इंडस्ट्री के साथ जो जुल्म किया है, जो फ्रीलांसिंग को हमने प्रमोट किया उसकी वजह से, मतलब उससे हुआ ये कि आपके जो आपके बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास $1 लाख का या $80,000 का कॉन्ट्रैक्ट था और जिसमें मेरे पास 4 UI UX के बंदे या 4 वर्डप्रेस के बंदे काम कर रहे होते थे, आज मेरे पास उस वर्डप्रेस के बंदे नहीं है, वो $80,000 का कॉन्ट्रैक्ट मैं नहीं ले सकता, और वो चारों लोग मिलके $8,000 लेके आ रहे हैं। ओह अच्छा। क्योंकि फ्रीलांसर तो फ्रीलांसर ही है ना, वो तो $35, $25, $40, $45 मैक्स, दैट्स इट। और वो काम कितना करवाते हैं, वो फ्रीलांसर से उतना ही काम करवाते हैं जितना फ्रीलांसर वो उनको जरूरत होती है। वगैरह आप हमें UI UX बना के दे रहे हैं, हम HTML कोड कोई और से करवा दें, खत्म हो गई। वो कितना 10 घंटे 12 घंटे का काम निकालता है, बहुत निकालता है, 20 घंटे का 50 घंटे का भी अगर वो काम निकालता है $40 पे, तो क्या पैसा उसने कमाया। वेयरएज अगर यही चीज मेरे पास आए तो मैं तो 5 टीम के पैसे लूंगा। मैं तो कहूंगा कि भाई इसमें तो मुझे कंसीविंग और आइडिया कंसीविंग का भी डिपार्टमेंट है, UI UX भी है, फ्रंट एंड भी है, QA भी है, SQA भी है, UAT भी है। मैं उसको $80,000 का प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। तो ये फिर कैसे मैनेज होता है? बिकॉज बहुत सारी स्टाफ ऑगमेंटेशन कंपनीज जो है वो पर आवर के हिसाब से एक डिफरेंट रेट चार्ज कर रही होती हैं, तो हाउ दे कैन अकोमोडेट कि जी हम इस लेवल का बच्चा जो है वो उठाएं। फिर उसकी वो भी होती है कि वो कितना कॉम्पिटेंट है काम करने में, उसको आता कितना कुछ है। मुझे ये लगता है कि समहाउ शायद किसी वजह से ये इंडस्ट्री फ्रीलांसिंग वाली जो ओवररेटेड हुई है, मुझे लगता है। आई डोंट नो, ये ज़्यादा आप बता सकते हो। अच्छा देखिए केवल 2 बातें हैं। हम जब बात कर रहे होते हैं रिसोर्स की, तो रिसोर्स एक खासतौर पर जो रिसोर्स टेक का रिसोर्स वो इवॉल्व हो रहा होता है एनवायरनमेंट से। हमारे वो बच्चे जो कि या कुछ ऐसे हमने बच्चियाँ हायर करी जो उन्होंने कहा कि हम ऑफिस नहीं आ सकते, हम घर से काम करना चाहते हैं फलाना रीज़न की वजह से। मैंने कहा फाइन आप कर लो, लेकिन जब वो 2 महीने बाद एक दिन ऑफिस आती हैं, हम किसी मीटिंग में उनको बुलाती, उस बार वो कहती नहीं हम ऑफिस आएंगे, हमें आप ऑफिस आइए। यहाँ तो देखिए ऑफिस और स्पेशली इन जहाँ पे आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, टीम वर्क होता है वहाँ पे। आप देखिए आप जो है कोई मैंगो को कांटे में नहीं पैक कर रहे हैं कि वो वाले काम में आपको ऑफिस जाने में आपको कोई लर्निंग नहीं होगी। आप जब टीम में बैठेंगे, 5 किस्म के डिस्कशन हो रहे होंगे, 4 किस्म में डेमो चल रहे होंगे, 2 UAT हो रही होगी, 2 के काम की तारीफ हो रही होगी, 2 के काम की बुराई हो रही होगी, तो वो एक ऐसी लर्निंग होती है जो कि फ्रीलांसर जो इस रिसोर्स को इवॉल्व करती है जनरेशन नेक्स्ट। जब वही रिसोर्स फ्रीलांसर तक लिमिटेड अपने आप को कर लेता है, तो फिर वो लर्निंग उसकी नहीं हो रही होती है और वो एक टूल डिपेंडेंट ऑपरेटर बन जाता है। जब वो टूल डिपेंडेंट ऑपरेटर बनता है तो हर टूल की जो मैक्सिमम लाइफ है वो 18 महीने है। हर टूल 18 महीने में या तो कंप्लीटली रिवॉल्व हो जाता है या फिर ऑब्सोलीट हो जाता है। उसके बाद उस बंदे को दोबारा अपने आप को पॉलिश करना पड़ता है। यही रिसोर्स अगर ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो वो एक नए लेवल पे आके टीम लीडर बन जाएगा। कल वो 4 लड़के को लीड कर रहा होगा, परसों वो मैनेजर बन जाएगा तो 8 को करेगा। और यहीं से
अगर आज ये इस तरह के हर लड़के ने फ्रीलांसर को ले लिया होता तो आज पाकिस्तान में वहाँ पे CTO कहाँ से बनते, टीम लीड्स कहाँ से बनते, प्रोडक्शन मैनेजर कहाँ से बनते। तो उन लोगों ने क्यों नहीं ऑप्ट किया ये फ्रीलांसर मॉडल्स, इसलिए नहीं ऑप्ट किया। और उन्होंने वो कैसे बने, एक आदमी एक टूल ऑपरेटर है, वो टूल ऑपरेटर से टीम लीड कैसे बनता है, इट इज नथिंग टू डू विद टूल नॉलेज। सही, टूल नॉलेज तो वही है, टूल तो अपने लिमिटेड जब वो पीपल मैनेजमेंट सीख लेता है तो वही टूल ऑपरेटर टीम लीडर बन जाता है, और जब वो टीम मैनेजमेंट सीख लेता है तो वही टीम लीडर CTO बन जाता है। तो देखिए इतनी बड़ी ग्रोथ है जो आपके यहाँ, जो ग्रोथ हमने आइसोलेट कर दी एक बॉक्स में, ये नुकसान है जिसका हमें 2 से 3 साल बाद हमें इसके रिजल्ट्स, इसके कॉन्सिक्वेंसेस नजर आएंगे। तो मैं ये कभी भी नहीं कह रहा कि फ्रीलांसिंग इज रॉन्ग, मैं ये बात कभी भी नहीं कह रहा। फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए जिनके पास लिमिटेशंस हैं घर से काम ना करने की, या वो लिमिटेशंस हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशनली अपने आप को जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाते। मगर फ्रीलांसिंग करना एज अ कैरियर नहीं है, एज अ प्रोफेशन इज नॉट अ कैरियर, इट्स नॉट अ कैरियर। आप एनवायरनमेंट से ज़्यादा सीखते हैं बजाय इसके कि अपनी टूल नॉलेज से। वो सारी चीज़ों से एक फ्रीलांसर उन चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाता है, और अल्टीमेटली वो फिर हमारे लिए शॉर्टेज क्रिएट होती है मार्केट में, जो कि जिसका इम्पैक्ट हमें 2-3 साल बाद हमें इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो एक जो जिसकी वजह से फ्रीलांसिंग ज़्यादा प्रमोट हुई, एक वो जो हमारे पास रेन्यूमरेशन में जो हमारे स्पेशली IT रिसोर्सेज के अंदर जहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। देखें, एक बैंक में अगर हमारे पास एक जो हमने इनकम टैक्स के हमारे जो इनकम ब्रैकेट्स रिवाइज हुए, तो जो एक बैंकिंग सेक्टर में एक टेलर है या एक कॉर्पोरेट फाइनेंस का बंदा है, या उसके पास तो फ्रीलांसिंग का ऑप्शन नहीं है, तो वो उस टैक्स को अपने तरीके से अपने आप को मैनेज करता है अपनी लाइफ को। यहाँ पे हमारे पास जो लोग फ्रीलांसिंग में मोटिवेटेड होते हैं वो इसलिए मोटिवेटेड होते हैं क्योंकि जब उनकी रिनोवेशन बढ़ते हैं, और वो रिनोवेशन बढ़ने के बाद जब उनके टैक्स ब्रैकेट बढ़ते हैं, तो जब वो टैक्स ब्रैकेट बढ़ते हैं तो उससे उनको वो डॉलर वैल्यू उनको बहुत ज़्यादा लग रही होती है, और वो फौरन उस डॉलर वैल्यू पे मोटिवेट होते हैं। ये शॉर्ट टर्म में तो उनका बेनिफिट हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में IT इंडस्ट्री का नुकसान है। इसी वजह से अभी मैं कुछ दिनों पहले देख रहा था कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन भी इस चीज़ के ऊपर एडवाइस दे रही है और रिक्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट को, गाइडलाइंस बता रही है कि आप जो है IT सेक्टर के ऊपर फ्लैट टैक्स कर दें ताकि हमारे रिसोर्स को वो इम्पेक्ट ना आए, हम और वो लोग फ्रीलांसिंग की तरफ मोटिवेट ना हो। अदरवाइज हमारी जो हम बड़ी मुश्किल से $4 बिलियन की रेमिटेंस फॉरेन एक्सपोर्ट की लेकर आए हैं, ये वापस आना शुरू हो जाएगी अगर आप इतनी हाई टैक्सेशन हमको ब्रैकेट देंगे। क्योंकि उसमें होता ये है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करता है वो मिड टियर का रिसोर्स करता है, जो 2.5 से 3 में जंप करता है। जब वो 2.5 से 3 में जंप करता है तो वो टेक्निकली वो अपनी 2.5 की सैलरी से नीचे एंड अप हो रहा होता है। हम अगर वही फ्लैट स्ट्रक्चर कर दें IT के लिए, आप एक ले लें भाई कोर जो भी एक परसेंटेज हम एग्री कर लें, हम सब म्यूचुअली एग्री कर लें, तो उससे ये होगा कि वो जो लड़का जो मोटिवेट हो रहा है फ्रीलांसिंग की तरफ वो मोटिवेट नहीं होगा, और हमें उसका ये एडवांटेज होगा कि हमारे पास जो रियल मैन पावर है वो बनेगी। इसका एक तीसरा इम्पैक्ट है कमल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि देखिए मैं एज अ इंडिविजुअल 400 लोग नहीं प्रोड्यूस कर सकता, मैं मैक्सिमम 4 करूँगा, फिर वो 4 करेंगे, फिर वो 8 करेंगे, फिर वो 8 करेंगे, तो 400 रिसोर्स बनेगा। आज मैं सिर्फ 4 रिसोर्स के साथ पाकिस्तान के ऑपरेशन में 240 लोगों की टीम में मैं सिर्फ 4 लोगों से बात करता हूँ। सही, ठीक है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। वो 4 के फिर उनके पास 8 लोग हैं, उन 8 के नीचे फिर 32 लोग हैं। सही है, तो जाके फर्म चलती है। तो आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन ही नहीं सकते अगर आप इस चीज़ को, तो हम वो फ्रीलांसर जो चले गए फ्रीलांसिंग करने, वो कितने लोगों को एनेबल कर सकते थे हमारे लिए, वो एनेबलमेंट खत्म हो गई है। वो एनेबलर, हमें इस वक्त एनेबलर्स की शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि जो अच्छे एनेबलर तो अगर मैं तो घर से बैठूंगा $25 पे काम करूंगा, अगर 1 महीने में अगर 10 दिन का भी काम मिल जाता है आई एम फाइन, बट दैट वेयर वी आर एंडिंग अप वो हम नहीं पता, वो हमको नहीं पता। देखिए हमें वेलफेयर स्टेट नहीं है, हम कोई डेवलप कंट्री की रिसोर्स नहीं है कि यार जब जरूरत पड़ेगी तो काम कर लेंगे वरना गवर्नमेंट सपोर्ट कर देगी। 2 बच्चे हैं तो मुझे 2 बच्चों की वो आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। हम वो कंट्री फिर मैं समझता हूँ मार्केट सेचुरेशन भी बहुत हो रही है आस्ता आस्ता। एक काम के लिए कितने लोग कम्पीट कर रहे होते हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये सब कुछ तो होगा ना, वहाँ पे सप्लाई बढ़ गई है,
वो इतना कोई इजी थोड़ी है कि आपको आराम से वो लेकिन देखें, फिर मैं आपको बताऊंगा, देखें एक ऑर्गेनाइजेशन जब बनती है ना कंवल, तो वो एक आपको इनकम टैक्स दे रही होती है, फिर वो आपको फॉरेन रेमिटेंस का टैक्स दे रही होती है। अगर वो लोकल काम करती है तो लोकल जीएसटी आपको देती है, वो देती है, सर्विस टैक्स देती है। आप इन सब चीज़ों से लेवरेज आउट अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं एक आदमी को फ्रीलांसर बना के। ऑर्गेनाइजेशन अगर नहीं बनेगी, बड़ा काम नहीं कर सकेगा। अब मैं फॉर एग्जांपल आपसे एक बात करता हूँ, पाकिस्तान में इस वक्त कोई मुझे आप पेपरा के रूल में बताते थे कि पेपरा के रूल में कहीं लिखा हुआ है कि कोई पेपरा स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज किसी फ्रीलांसर को काम आउटसोर्स कर सकती है? नहीं। तो हम उस प्रोफेशन को क्यों प्रमोट करें? तो आपका नेशनल पेपरा रूल जो है वो आपको ये कहता है आप करके दिखाइए। कोई क्या पेपरा रूल के अंदर कोई फ्रीलांसर एंगेजमेंट नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है? नहीं करती ना। वो तो ऑर्गेनाइजेशन मांगती है, 3 साल की बैलेंस शीट मांगती है, बैंक स्टेटमेंट मांगती है आपकी, वो सब कहाँ से लाएंगे आप? तो फ्रीलांसर जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम किसका नुकसान कर रहे हैं? अपना ज़ाती नुकसान कर रहे हैं उनको प्रमोट करके। तो ये एक सीरियस इशू है जिसके कॉन्सिक्वेंसेज अभी हमको नजर नहीं आ रहे, मगर 3 साल बाद हमको नजर आएंगे इसके कॉन्सिक्वेंस। हो गया। हमारी जो ग्रोथ, आईटी रेमिटेंस की ग्रोथ है, वो उसका इम्पैक्ट आएगा। हमारे पास रिसोर्स का इम्पैक्ट एज वी आर स्पीकिंग हमें आ रहा है। आई एम फेसिंग, हमें वो अपना राइट टीम लीडर नहीं मिलने बात जो है इसके अंदर जो मिलने हैं, वो कह रहे हैं मैं तो फ्रीलांसर हूँ, जो इतने लेता हूँ, वो हम मैच नहीं कर सकते। या वो कहते हैं आप हमको डॉलर में पे करें, हम कितने लोगों को डॉलर में पे करेंगे? तो उसके बाद क्या हुआ, हमने कहा आप यकीन करेंगे, आप नहीं लोग बनाने शुरू आप यकीन करेंगे कि मैं हूँ वो इस वक्त मैंने पिछले महीने यूक्रेन के 4 लड़के इंटरव्यू किए हैं। अच्छा। जो मुझे इन लड़कों से सस्ते पड़ रहे हैं। हो गया। तो ये तो हमारा सबसे बड़ा पोटेंशियल था, बिकॉज हमारी जो यहाँ पे कॉस्ट थी जो हमारे यंगस्टर्स हैं तो वो सस्ती थी। इस वजह से ही हम लोग आई थिंक वो 3rd या 4th लार्जेस्ट कंट्री बने फ्रीलांसिंग में। तो इसी पोटेंशियल को अगर हम ज़ाया कर रहे हैं तो फिर तो वाकई ये दैट इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। अगर हम फ्रीलांसर के देखिए, जैसे मैंने अर्ज किया कि फ्रीलांसिंग कोई बुरी बात नहीं है, मगर फ्रीलांसिंग आप सोसाइटी में आप एक बैलेंस होना चाहिए ना, कि एक बैलेंस है। पहले फ्रीलांसिंग जो आपको रेवेन्यू आ रहा था, तो आपकी ओवरऑल इम्पोर्ट जो एक्सपोर्ट आप यहाँ से सर्विस कर रहे हैं, यार ओवरऑल एक्सपोर्ट का 5% 10% हुआ करता था ना, वो फ्रीलांसिंग चाहिए नहीं था आपका। तो अब आपने उसको बैलेंस कर दिया। अगर उसको आप ऊपर लेके चलेगा और यहाँ से कम हो गया, तो बेसिकली लार्जर इंटरेस्ट जो है वो हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना पा रहे, हम बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले पा रहे, हम बड़ा प्रोडक्शन का प्रोजेक्ट नहीं ले सकते इस वक्त। बड़ा प्रोडक्शन का प्रोजेक्ट लेंगे, आपको टीम चाहिए ना, टीम चाहिए आपका टीम, और जो टीम लीडर है आपको उसको आप रिटेन ही नहीं कर सकते। बड़ा टीम लीडर होगा, उसको टैक्स आएगा, वो कहेगा बॉस मैं बाहर का काम कर लूंगा। आप को $1 मिलियन का प्रोजेक्ट तो आ ही नहीं सकता। नहीं आ सकता। आप कैसे लाएंगे? मैं वही शेयर कर रहा हूँ ना, इस वक्त सिर्फ वही लोग इस तरह के काम कर पा रहे हैं जिन्होंने 20 साल पहले अपने बहुत सारे टीम लीडर्स को यूएस एक्सपोर्ट कर दिया था या मिडिल ईस्ट एक्सपोर्ट कर दिया था। वो वहां बैठ के वो काम कर रहे हैं, मगर वो जो रियल वैल्यू ऑफ पाकिस्तान रिसोर्सेज थी, जिससे आपने सबसे पहले कहा था ह्यूमन कैपिटल, वो कैपिटल नहीं है, वो अब पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन को हम कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमारे पता। हमने कोशिश करी, थोड़ा सा करा, फिर वो टैक्स इम्प्लीकेशंस आ गए, फिर हमने फ्रीलांसर को प्रमोट करना शुरू कर दिया। और फ्रीलांसर तो हजाली ये जो आईटी एक्सपोर्ट है वो कैसी जा रही है अभी? इसमें कोई गवर्नमेंट की क्या सपोर्ट है? पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और ये सब? नहीं, गवर्नमेंट की देखें, मैं आपको बताऊं, आई मस्ट इनकरेज। अभी गवर्नमेंट अपने तौर पे कोशिश कर रही है, बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट हुई है, बहुत सारी चेंजेस नज़र आई हैं। पाशा जो है वो इस वक्त फोकस काम कर रही है, कोशिश कर रही है डेवलप करने की। लेकिन कमल देखें, एक बेसिक बिजनेस का एक बेसिक रूल है कि आपके पास रॉ मटेरियल होगा तो आपको प्रोडक्शन वायबल। अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आपने टेक्सटाइल में, आप दुनिया में टेक्सटाइल को कैसे बीट करते हैं? आप टेक्सटाइल को बीट करते हैं कि आपको वहाँ पे जो है, एक तो आपको एक्सपोर्ट की सब्सिडी मिलती है, कॉटन मिलती है, सब्सिडाइज कॉटन मिलती है, सब्सिडी ये वहाँ मिलती है, सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, लोन मिलते हैं, एसएमई फंडिंग हो रही होती है। मुझे बताइए कि आज इस पाकिस्तान में कोई ऐसा बैंक है जो मेरी 5 साल की बैलेंस शीट के ऊपर विदाउट कोलेटरल मुझे एक पेरोल दे दे? नहीं। हाँ, मेरे ख्याल में वो एक उनका बिजनेस लाइन होता है, बट वो दैट हार्डली मीट्स योर रिक्वायरमेंट। देखें, हमारे एसएमई सेक्टर, स्पेशली टेक सेक्टर को
अगर हमें प्रमोट करना है और हमें आगे करना है तो हमें उसको इस तरह की लिक्विडिटी सपोर्ट देनी पड़ेगी। जितने भी फॉरेन रेमिटेंस डिपेंडेंट काम होते हैं मेरे पास लास्ट मंथ मैंने यूएस से मेरी रेमिटेंस आई एक रेमिटेंस 2 फेजेस में आई, एक 23 को आई, एक 24 को आई। 23 वाली लैंड हो गई, 24 वाली जो है वो डिले हो गई फॉर सम रीज़न। यहाँ से बैंक ने उसको रिटर्न कर दिया, वो वापस चली गई, वहाँ पे पहले लट गई। वो करते करते मेरे पास वो 3 तारीख को आई। मेरे पास रेमिटेंस वहाँ से इशू हुई है, मेरे पास कोई ऐसी कोलेट्रल वो ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैं अपना पेरोल अपनी 30 तारीख को चलाऊँ। ठीक है, मैं अपना पेरोल नहीं चला पाया तो फिर मैंने पर्सनल अकाउंट से पैसे डाल के अपने पेरोल चलाया। अच्छा, ठीक है, मैं तो चलाऊंगा। हमारा तो हम तो इसको मतलब गिल्टी फील करते हैं इस बात को। पॉइंट आज आप उठा के ऑनेस्टली स्पीकिंग आप जाके देखिए तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस को छोटे छोटे लिक्विडिटी क्रंच हैं जिसकी वजह से वो अपना टैलेंट रिसोर्स अपना टैलेंट जो है रिटेन पाते हैं। उनके लिए उनकी रेपुटेशन ख़राब होती है, उसका इम्पैक्ट उनके क्लाइंट के डिलीवरेबल्स के ऊपर आता है। क्या हमारी गवर्नमेंट विद सम कोलेट्रल विद सम बहुत सारे कोलेट्रल, मैं आपको एक एग्जांपल तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी तो कोलेट्रल ही है। वो एग्जैक्टली नहीं मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सऊदी अरब के अंदर एक प्रोग्राम है, उसका नाम है कफाला प्रोग्राम। अच्छा, वो आके आपका सिर्फ 6 महीने की इनकम स्टेटमेंट देखते हैं और उसके बाद आपको वो एक लाइन दे देते हैं, नो कोलेट्रल। ओ अच्छा, नो कोलेट्रल। ठीक है, और ये उन्होंने क्या किया इस काम को करने के लिए, और ये बात मैंने बीच में सुनी थी कि हमारी गवर्नमेंट ने भी कहीं डिस्कस की थी, फिर वो डाई आउट हो गई। उन्होंने एक थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट कंपनी बना दी जिसका नाम है कफाला। हो गया, तो कफाला बैंकों की गारंटी देती है कि अगर कोई तुम्हारा कोई लोन बैक डिफॉल्ट होता है हम पे करेंगे। अच्छा, ठीक है, उन्होंने बैंकों को गारंटी दी और उन्होंने बैंकों को कहा आप लेकिन उसको क्वालिफाई कफाला करती है। कफाला करने के बाद फिर बैंकों को बोल देते कि भाई ये हमने क्वालिफाई कर दिया, आप इसको अगर लोन देंगे, अगर ये डिफॉल्ट करेगा तो हम आपको जो है वो आपका लोन इंश्योर्ड है। ओके, ठीक है, थर्ड पार्टी। और ये थर्ड पार्टी कंपनी बनी और इसने कफालों को गारंटी दी, अपनी छोटी सी सर्विस चार्जेस लिए और आप रात को दें आप कफाला प्रोग्राम अगर आपको क्वालिफाई करता है, सुबह 5 बैंक आपको ऑफर लेके खड़े होते हैं। वेरी नाइस। एक कहता है 3.5 पे ले लो 1 साल के लिए, एक कहता है 3 पे ले लो, एक कहता है लाइन ले लो 2.75 पे, एक कहता है 6 महीने के लिए ले लो। एवरीबडी हैव अ प्रोडक्ट फॉर यू। कम से कम किसी एक सेक्टर के लिए तो हमें ये सपोर्ट निकालनी पड़ेगी। मैं पर्सनली जानता हूँ बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउस अपने इमरजेंस के वक्त में कोलैप्स कर जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी शॉर्टेज। छोटी सी लिक्विडिटी, ठीक है, और वो लिक्विडिटी उनको नहीं मिल रही होती है। यहाँ पे गवर्नमेंट को आईटी सेक्टर के लिए कोई मिसाल के तौर पे मैं अगर आपसे 1 साल की लोन मांग रहा हूँ, आप उठा के पीएससीबी से मेरी रेमिटेंस चेक कर लीजिए पिछले 2 साल की, चेक कर लीजिए, ये मेरा कोलेट्रल है, ये मेरा कोलेट्रल है। आप उठा के मेरी पिछले 6 महीने की 2 साल की ऑडिट स्टेटमेंट चेक कर लीजिए। ये 2 कोलेट्रल काफी नहीं है, बहुत है। देखें, जिसको डिफॉल्ट करना होता है वो कोलेट्रल दे के भी डिफॉल्ट कर जाता है, लेकिन पैटर्न ऑफ कंजम्पशन और पैटर्न ऑफ अर्निंग। अच्छा, आप क्रेडिट कार्ड तो उसी पे देते हैं ना? नहीं, इतना तो रिस्क मेरे ख्याल में, हाँ सही कह रहे हैं, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, आप क्रेडिट कार्ड उसी पे देते हैं ना? तो जब आप क्रेडिट कार्ड देते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को क्यों नहीं देते आप? क्रेडिट कार्ड तो आप देते हैं मेरी लिमिट, आप इंडिविजुअल को दे देते हैं। क्या लोग कोलेट्रल लेते हैं? मुझे आप 10 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड देते हैं, आप मेरे 3 महीने की सैलरी देखते हैं, 3 महीने की सैलरी स्लिप देख के मुझे आप 10 लाख का क्रेडिट कार्ड देते हैं, मेरे 3 महीने की रेमिटेंस देख के मुझे देते हैं। बिजनेस लाइन नहीं देते। बिजनेस क्यों नहीं देते? बिजनेस की बात कर रहा हूँ, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, SECP रेगुलेटेड, 4 शेयर होल्डर साइन, 3 शेयर होल्डर, पेड अप कैपिटल वगैरह सब पड़ा, पेड अप कैपिटल पड़ा हुआ है, कोलेट्रल पड़ा हुआ है, 40 लोगों का रोजगार लगा हुआ है। ठीक, ये सारी चीजें, ये चीज हमारे यहाँ हमें ये चीजें सोचनी पड़ेंगी। देखें, मे भी शायद बैंक्स कर रहे हो आइसोलेटेड हो, ना हो, नहीं कर रहे कोई ऐसा। मैं पर किसी बैंक वालों से भी करूँगा, बिल्कुल करिए। सही नहीं, वो इसलिए नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ IT मिल स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक को नहीं समझाएगी, सेंट्रल बैंक इसके ऊपर वो नहीं करेगा। छूट दिखे दुनिया में। मैं आपको फिर सऊदी अरब के एग्जाम्पल दूंगा। सऊदी अरब ने पिछले 5 साल में अपने SME सेक्टर को, अपने SME सेक्टर की 10% कंपनियों को IPO के काबिल बना दिया। वेरी नाइस। रेस्टोरेंट के ऊपर जाके सिर्फ 2 महीने का POS का प्रिंट आउट लेके
रेस्टोरेंट को लोन दे दिया, ओ, दूसरी आउटलेट खोल लो, नो कोलेटरल, नो कोलेटरल, ओके, सिर्फ पिछले 6 महीने का पीओएस की सेल दिखा दो मुझे 6 महीने की, अच्छा, और उससे दूसरी ब्रांच का लोन दे दिया उसको, वेरी और नाइस। फिर दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी। वो आउटलेट जो 5 साल पहले एक आउटलेट था, मैंने 40 30 आउटलेट, मतलब वहाँ छोटी सी छोटा आउटलेट जो है वो छोटी सी ब्रांड खुलती है एक, और वो 6 महीने में पता 16 आउटलेट 18 आउटलेट रियाद में बने हैं। आप अगर अपने एसएमई सेक्टर देखें, सबसे ज्यादा जॉब हम समझते हैं इंडस्ट्री क्रिएट करती है, सबसे ज्यादा जॉब एसएमई सेक्टर क्रिएट करता है। हाँ, अग्री। इंडस्ट्री नहीं क्रिएट करती, इंडस्ट्री तो लेबर क्रिएट करती है, एसएमई आपकी मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को एलिवेट करती है, एजुकेटेड लोगों को आपके यहाँ, उससे क्या होता है आपके यहाँ एजुकेशन का इंटरेस्ट बढ़ता है, लोगों की एजुकेशन पेनिट्रेशन बढ़ती है कि यार लोगों को एजुकेशन लेने का फायदा हो रहा है। हम तो लेबर क्लास, आप मुझे बताइए कि हम हमारी इंडस्ट्री तो बहुत ही लिमिटेड एरियाज में लेबर्स को कंज्यूम कर रही है ना वो भी, लेकिन बाकी जो हमारे पास जो मिडिल क्लास में हम जो ग्रेजुएट्स निकाले जा रहे हैं उनके लिए जब तक एसएमई सेक्टर एनेबल नहीं होगा, और वही एसएमई सेक्टर खुद भी अगर मिडिल क्लास को अगर ये एसएमई सेक्टर की प्रोडक्ट्स आप बनाएंगे तो जो मिडिल क्लास है आपकी, उस मिडिल क्लास को वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि यार मेरा एक आउटलेट मैंने खोला था, चाहे वो बन कबाब का ढाबा ही था, हाँ सही है, तो मुझे कम से कम दूसरे आउटलेट के लिए एक लाइन मिल गई, और फिर तीसरे आउटलेट के लिए तो दे आर थाउजेंड। आप बैंक आपको 10 लाख रुपए का लोन दे देते हैं बगैर कोलेटरल के, 10 पर्सनल फाइनेंस जो मिल रहा होता है, एसएमई को क्यों नहीं दे सकते ये लोन? क्या तुम्हारी बुक के मुताबिक पिछले साल के मुताबिक तो 30% लोन ले लो, 40% लोन ले लो। ये वाली जो चीज है ना हमारे एसएमई, लिक्विडिटी, गाड़ी दे देंगे, एसी दे देंगे, जनरेटर दे देंगे, लिक्विडिटी नहीं देंगे, उसको पेरोल चाहिए। ये इस वक्त हमारे टेक सेक्टर, जो हमारी इमर्जिंग टेक सेक्टर है ना, देखें इससे होता क्या है, आप इस ऐसा टेक सेक्टर जब कोलैप्स करता है ना तो उसका आईपी जीरो हो जाता है। उस आईपी पे कितना टाइम लगा हुआ होता है, आप मार्केट में दुनिया में आप और पीछे आ जाते हैं। सही बात। आज की तारीख में आज अब एक सर्वे कर लें, अगर भाषा की मेंबर कंपनीज के ऊपर इंडिपेंडेंट सर्वे कर लें, मेरी इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कि पीपल ओनली नीड लिक्विडिटी सपोर्ट टू ग्रो। आप अगर ये सवाल पूछें कि हाउ मच यू कैन ग्रो विद जस्ट वन पेरोल लिक्विडिटी सपोर्ट, दे विल टेल यू 20%। अच्छा, अगर एक पेरोल की लिक्विडिटी सपोर्ट से एक कंपनी 20% ग्रो करती है, तो आप सोचिए कि अगर 800 कंपनीज में से अगर 80 कंपनी भी 20% ग्रो कर जाती हैं तो आपका स्केल कितना बड़ा हो जाएगा। मतलब में आईटी मिनिस्ट्री इसको पुश कर सकती है कि बात करें जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं। आई डोंट नो, मैं मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ ये सब चीजें देख के, अगर पाशा लेवल पे बात हो रही है तो आई थिंक आई एम श्योर आईटी मिनिस्टर सुन रहे होंगे। ये अल्लाह करे कि ये बात वहां तक आप पहुंचाएं उन तक। सही है। मगर ये कि ये कितना जरूरी है, और यकीन माने हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, रेमिटेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, या हम वो अपना फॉरेन रेमिटेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ी सी कोई एक सपोर्ट मिल जाए, कोई एक बॉडी मिल जाए जो कि आपको मिडिल तौर पे आपको सपोर्ट कर दे कि हाँ ठीक है यार, हम इनको छोटा सा कोलेट्रल के बगैर हम जो इनको थोड़ी सी बिजनेस लाइन दे देंगे, 2 पेरोल की लाइन देना। आप 2 पेरोल की लाइन देना, आप देखेंगे यहाँ पे आपका आईटी सेक्टर कैसे रॉक करता है, उसको पीस ऑफ माइंड मिल जाए। वो अभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं उठाता है, अंडर प्राइस सेल करना पड़ता है उसको पता है पेरोल आ रहा है भाई, मुझे पेरोल निकालना है। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि इनके हमारी आईटी को आप उठा के अपने नेबरिंग कंट्रीज में चेक करेंगे उनके पास कैसे कैसे प्रोडक्ट्स पड़े। हाँ सही है। हमारे जिनकी हम मिसालें देते हैं, जिन्होंने 3 बिलियन से 300 बिलियन और 30 बिलियन की मार्केट बनाई, उनके बाद जाके आप देखेंगे किस तरह की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। हाँ, बिजनेस पे नहीं हो सकता, सही कह रहे हैं। ठीक है, हाँ। ऐसे नहीं हो सकता ना। तो हमारे पास यही एक वजह। अच्छा, उसका और डिसएडवांटेज अब होता क्या है, जब एक आदमी इन सब चीज़ों में एग्जॉस्ट हो जाता है तो वो सिर्फ उसका एक रूट होता है, वो यहाँ से पाकिस्तान से एग्जिट रूट करता है, और फिर वो जो कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करता है, और अल्लाह का शुक्र है टैलेंटेड आदमी होता है, कहीं ना कहीं उसको मिल ही जाता है, कोई ना कोई बेस मिल जाता है, बी इट यूरोप, बी इट कनाडा, बी इट अमेरिका, बी इट मिडल ईस्ट, वो क्या चला जाता है, वो चला जाता है। और फिर वो जब जाने के बाद फिर वो किसी और दूसरों के स्टार्टअप बना रहा होता है, और वो दूसरे मुल्कों के लिए दूसरे मुल्कों के लिए स्टार्टअप बना रहा होता है। तो हमारा तो फिर हम कैसे फिर किसी से कम्पीट करें? ऐसे क्या। थैंक यू सो मच गजाली। आई थिंक हमारी बड़ी अमेजिंग टॉपिक्स के ऊपर देयर इज अ लॉट टू डिस्कस। आई थिंक मैं और आप बैठे रहते हाँ, तो 2 दिन बैठे रहेंगे।
सो थैंक यू सो मच, आप आए यहाँ पे और बहुत खुशी हुई। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके साथ एक और सेशन भी करेंगे। एनी टाइम सर, थैंक यू आई सो एम मच, ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर कमिंग। Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया जी, कीप वॉचिंग CXO पॉडकास्ट। थैंक यू।